गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। इस वीडियो में हम इस एक्ट को जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक समझेंगे। बैकग्राउंड, फीचर्स, हिडन मोटिव्स, ड्रॉबैक्स और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, सब कुछ डिटेल में। सबसे पहले समझते हैं कि ये एक्ट क्या था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 एक ब्रिटिश लॉ था जिसका एम था इंडियंस को गवर्नेंस में थोड़ा इंक्लूड करना, लेकिन फुल पावर देना नहीं। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जॉन मॉर्ले ब्रिटेन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, लॉर्ड मिंटो इंडिया के वॉइसरॉय थे। इन दोनों ने मिलकर ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, ब्रिटिश को ये एक्ट लाना क्यों पड़ा। 1885 में कांग्रेस बनी और धीरे धीरे इंडियंस पॉलिटिकल अवेयरनेस में आने लगे। लोग डिमांड कर रहे थे हमें भी गवर्नेंस में रोल चाहिए। कांग्रेस के अंदर दो ग्रुप्स बन गए, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स पीसफुल मेथड और एक्सट्रीमिस्ट एग्रेसिव अप्रोच रखते थे। 1905 के बाद एक्सट्रीमिस्ट स्ट्रांग हो गए। फिर ब्रिटिश ने बंगाल को डिवाइड किया। ऑफिशियली एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न बोला, लेकिन असली एम था डिवाइड एंड रूल। इसके अगेंस्ट भयंकर प्रोटेस्ट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश ने मुस्लिम्स को अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी देने का प्लान बनाया। इसी वजह से मुस्लिम लीग बनाई गई। ब्रिटिश समझ गए थे कि अगर रिफॉर्म्स नहीं दिए तो रेबेलियन हो सकता है, इसीलिए उन्होंने एक ऐसा एक्ट बनाया जो दिखे रिफॉर्म जैसा, लेकिन कंट्रोल उनके पास ही रहे। फिर ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडियंस को गवर्नेंस में इंक्लूड करना, पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन कम करना, लेकिन हिडन ऑब्जेक्टिव था डिवाइड इंडियंस, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ब्रिटिश कंट्रोल मेंटेन करना। इसके मेन फीचर्स की अगर हम बात करें तो पहले काउंसिल छोटी थी। इस एक्ट के बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल 16 से बढ़कर 60 मेंबर्स की हो गई। प्रोविंसेस में भी साइज इंक्रीज किया गया, मतलब ज़्यादा इंडियंस को इंक्लूड किया गया। ये पहली बार था जब इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन ध्यान दो, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। मतलब लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते थे, बल्कि कुछ सेलेक्टेड ग्रुप्स रिप्रेजेंटेटिव चूज करते थे। ये सबसे डेंजरस और इम्पॉर्टेंट फीचर था। मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मतलब क्या है? मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट करेंगे, हिंदू वोटर्स अलग वोट करेंगे, जिसका रिजल्ट पॉलिटिकल यूनिटी टूट गई, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। यही सिस्टम फ्यूचर में पार्टीशन की फाउंडेशन बनता है। पावर ऑफ काउंसिल्स। अब सवाल, क्या काउंसिल पावरफुल थी? नहीं। मेंबर्स कर सकते थे क्वेश्चन पूछना, बजट डिस्कस करना, लेकिन लॉ पास नहीं कर सकते, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते। फाइनल पावर ब्रिटिश के पास ही थी। फिर आता है एग्जीक्यूटिव में इंडियंस की एंट्री। इस एक्ट के थ्रू पहली बार इंडियंस को हाई लेवल पे जगह मिली। एग्जाम्पल, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये एक सिंबॉलिक स्टेप था। रियल पावर फिर भी ब्रिटिश के पास थी। ऑफिशियल्स वर्सेस नॉन ऑफिशियल मेंबर। काउंसिल में दो टाइप्स के मेंबर थे, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल ब्रिटिश थे, नॉन ऑफिशियल इंडियंस थे, लेकिन मेजॉरिटी ब्रिटिश के पास थी। सिग्निफिकेंस, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी, इंडियंस ने गवर्नेंस को समझना स्टार्ट किया। रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की शुरुआत, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का फर्स्ट स्टेप था। इंडियंस की एंट्री, हाई लेवल पॉलिटिक्स में इंडियंस आए। अब इसके ड्रॉबैक्स, नो रियल पावर, सब कंट्रोल ब्रिटिश के पास था, इंडियंस के पास कोई पावर नहीं थी। लिमिटेड वोटिंग, हर कोई वोट नहीं कर सकता था। सेपरेट इलेक्टोरेट, सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। कम्युनल डिवीजन। डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिश ने यूनिटी तोड़ने के लिए एक्ट यूज़ किए। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? पॉजिटिव इम्पैक्ट था कि पॉलिटिकल ग्रोथ हुआ, अवेयरनेस बढ़ी, लेकिन नेगेटिव, हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो गए, कम्युनल पॉलिटिक्स स्ट्रांग हो गई। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ कि 1947 पार्टीशन का सीड इसी एक्ट में था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 एक हाफ हार्टेड रिफॉर्म था। पार्टिसिपेशन मिला, पावर नहीं मिली, और सबसे बड़ी बात, कम्युनल पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। थैंक यू।